हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज क्लास ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। आज हमारा टॉपिक है कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट। दैट इज द टॉपिक फॉर टुडेज क्लास, कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट। चलिए पहले बात करते हैं हम। इट इज द level of activity where the total cost under two alternatives, that is machines, are the same, full stop. It is also known as cost break even पॉइंट। ठीक है गाइस, देखिए मैंने क्या बोला। कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट, इट इज दैट लेवल ऑफ एक्टिविटी वेयर द टोटल कॉस्ट अंडर टू अल्टरनेटिव्स, दैट इज मशीन्स, आर द सेम। इट इज ऑल्सो नोन एज कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है गाइस, चलिए अब सर ये कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट क्या होता है और हम इसे क्यों निकालते हैं, ये हमें क्या बताता है। बड़ी सीधी सी बात है, एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं गाइस, देखेंगे बहुत ध्यान से, प्लीज वॉच आउट। मान लें मेरे पास दो मशीनें हैं, मशीन ए और मशीन बी। आई गॉट टू मशीन्स। अब मैं इन मशीन्स को ऑपरेट कर रहा हूं, चला रहा हूं। मशीन ए को चलाने की जो फिक्स कॉस्ट है, मान ले वो है 18,000 रुपये। मशीन बी की फिक्स कॉस्ट है, मान लेते हैं 25,000 रुपये। ठीक है जी। अब जब हम मशीन ए से एक यूनिट बनाएंगे तो उसकी वेरिएबल कॉस्ट आएगी 2 रुपये पर यूनिट, और यहां आएगी वेरिएबल कॉस्ट 4 रुपये पर यूनिट। अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं दोनों मशीनों की कॉस्ट निकालूं, टोटल कॉस्ट, तो गाइस वो टोटल कॉस्ट कभी भी सेम नहीं आएगी। ठीक है जी। देखेंगे ध्यान से, दिस इज टोटल कॉस्ट। ठीक है गाइस, देखिए मशीन ए को अगर मैं ऑपरेट करूं तो फिक्स कॉस्ट आती है 18,000 रुपये, और एक यूनिट बनाने की वेरिएबल कॉस्ट आती है 2 रुपये। अगर मैं मशीन बी की बात करूं तो फिक्स कॉस्ट आती है 25,000 रुपये और वेरिएबल कॉस्ट आती है पर यूनिट 4 रुपये। अब मान लो अगर हम कुछ यूनिट बनाएं और उन यूनिट को अगर हम टोटल करें, ठीक है जी, तो मशीन ए की टोटल कॉस्ट अलग आएगी, मशीन बी की टोटल कॉस्ट अलग आएगी। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? यस। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि आप मुझे बताइए कि मैं कितनी यूनिट बनाऊं कि उतनी यूनिट बनाने पर, उतनी प्रोडक्शन करने पर मशीन ए की टोटल कॉस्ट और मशीन बी की टोटल कॉस्ट इक्वल आ जाए। इज दैट क्लियर? तो जब दोनों मशीनों की कॉस्ट इक्वल आ जाएगी तो हम इसी को क्या बोलते हैं? कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट। क्या मेरी बात क्लियर है? दूसरे शब्दों में कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट वो पॉइंट है, यानी वो यूनिट है जिनकी प्रोडक्शन करने पर डिफरेंट मशीन्स, मशीन ए और मशीन बी, इनकी टोटल कॉस्ट, और ध्यान रहे टोटल कॉस्ट से मेरा मतलब है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट दोनों मशीनों की एग्जैक्ट सेम आएगी। क्लियर है? तो वो नंबर ऑफ यूनिट्स
जिन पर दोनों मशीनों की टोटल कॉस्ट एग्जैक्ट सेम आएगी, हम उन नंबर ऑफ यूनिट्स को बोलते हैं कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? एवरीबडी अंडरस्टूड? अब सर ये कैसे निकाला जाता है देखेंगे बहुत ध्यान से। इसके लिए हम अज्यूम करते हैं लेट द कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट इज इक्वल टू एक्स यूनिट्स। यानी हमने माना कि जो कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट है वो एक्स यूनिट है, यानी एक्स यूनिट बनाने पर दोनों मशीनों की कॉस्ट क्या आएगी? सेम आएगी। तो अब आप टोटल कॉस्ट निकाल लीजिए। चलिए यहां से हम निकालते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन ए इज इक्वल टू, टोटल कॉस्ट से गाइस हमारा मतलब फिक्स प्लस वेरिएबल, तो हम इसको बोलेंगे फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, तो इसके हम बोलेंगे एक्स वी वन, मशीन वन यानी ए की कॉस्ट। आप जानते हैं मैंने इसे ऐसा क्यों करा गाइस? जो वेरिएबल कॉस्ट है वो पर यूनिट होती है, और हम कितनी यूनिट बना रहे हैं? एक्स यूनिट बना रहे हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं टोटल कॉस्ट बताओ, तो आप दोनों को इंटू कर दोगे ना, तो दैट इज द वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट इक्वल टू द टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन ए। सिमिलरली हम यहां पर लेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन बी, दैट इज F2 फिक्स कॉस्ट प्लस एक्स V2। तो दिस इज द टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन बी। अब ध्यान से सुनिएगा, ये टोटल कॉस्ट है मशीन ए की, ये टोटल कॉस्ट है मशीन बी की, और ये टोटल कॉस्ट कितनी यूनिट की है गाइस? एक्स यूनिट की है। कम ऑन एवरीबडी। तो इसका मतलब एक्स यूनिट पे दोनों कॉस्ट इक्वल हो जाएंगी ना, तो हमारा यहां से इनडिफरेंस पॉइंट कैसे निकलेगा? इनडिफरेंस पॉइंट इज इक्वल टू, अब आप दोनों को इक्वल प्लेस कर दीजिए, F1 प्लस एक्स V1 मस्ट बी इक्वल टू F2 प्लस एक्स V2। क्लियर है गाइस? इन दोनों को इक्वल करके आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, और जो भी x की वैल्यू होगी इसी को हम बोलेंगे इनडिफरेंस पॉइंट। क्लियर है? तो यानी इसका दूसरे शब्द में मतलब ये हुआ कि x यूनिट बनाने पर दोनों मशीनों की कॉस्ट क्या आएगी? सेम आएगी। और जब दोनों मशीनों की कॉस्ट सेम आएगी तो डेफिनेटली प्रॉफिट भी सेम होगा। इसलिए हम ये भी कहते हैं कि कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट वो लेवल है जहां पर टू डिफरेंट मशीन्स आर इक्वली प्रॉफिटेबल। यानी कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट वो लेवल है जहां दो अलग अलग मशीनों का प्रॉफिट क्या आता है? सेम आता है। क्लियर है गाइस? तो दिस इज कॉल्ड कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट। चलिए प्लीज आप इसको नोट कर लीजिए। ये हमारा लास्ट टॉपिक था मार्जिनल कॉस्टिंग का। ठीक है जी, आई होप आपने इसे नोट कर लिया होगा। जल्दी से नोट कर लीजिए। अब इस पर बेस्ड हम सम करेंगे। कम ऑन एवरीबॉडी। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। आप मेरे साथ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 पेज नंबर 261। क्वेश्चन नंबर 21 पेज नंबर 261। ठीक है भाई, चलिए लेट स्टार्ट। क्या लिखता है? वाई कंपनी हैज जस्ट बीन इंट्रोड्यूस्ड एंड प्लान टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट दैट विल सेल फॉर ₹10 पर यूनिट। कहता है जी वाई लिमिटेड का अभी अभी गठन हुआ है और वो एक प्रोडक्ट बनाने के बारे में सोच रहे हैं जो वो बाजार में 10 रुपए का बेचेंगे प्रति एक यूनिट। प्रिलिमिनरी मार्केट सर्वे शोज दैट द डिमांड विल बी अराउंड 10,000 यूनिट पर ईयर। और वो कहता है मार्केट सर्वे से पता चला है कि हम हर साल 10,000 यूनिट बनाकर बेच सकते हैं। ठीक है जी, फाइन। द कंपनी हैज द चॉइस ऑफ बाइंग वन ऑफ द टू मशीन्स। कहता है कंपनी को अब प्रोडक्ट बनाने के लिए मशीन चाहिए, तो उनके पास चॉइस है कि दो में से कोई एक मशीन खरीदे। ईच मशीन हैज अ कैपेसिटी ऑफ 10,000 यूनिट पर ईयर, और हर मशीन 10,000 यूनिट बना सकती है। ठीक है गाइज, मशीन ए would have a fixed cost of 30,000 per year and would yield a profit of 30,000 per year on the sale of 10,000 यूनिट।
उसने इन्फॉर्मेशन दी है जो मशीन ए है उसकी फिक्स कॉस्ट जो है वो 30,000 रुपए की है, और अगर हम उससे यूनिट बनाकर बेचें तो हमें 30,000 का प्रॉफिट होगा। ये मशीन ए का डेटा है। सिमिलरली मशीन बी वुड हैव अ फिक्स कॉस्ट ऑफ 18,000 पर ईयर एंड वुड यील्ड अ प्रॉफिट ऑफ 22,000 पर ईयर ऑन द सेल ऑफ 10,000 यूनिट। और अगर हम मशीन बी यूज करते हैं तो उसकी फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी गाइस? 22,000 रुपए। और जब हम उससे यूनिट बनाकर बेचेंगे, सॉरी 18,000 रुपए, और जब हम उसकी यूनिट बनाकर बेचेंगे तो हमें 22,000 का प्रॉफिट होगा। तो गाइस ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है, आप इजीली क्वेश्चन में देख सकते हैं। अब हमसे कहता है वेरिएबल कॉस्ट बिहेव लीनियरली फॉर बोथ द मशीन्स। गाइस ये हमें पता है कि वेरिएबल कॉस्ट का बिहेवियर लीनियर होता है, मतलब जितनी यूनिट बनाओगे उतनी कॉस्ट आएगी, ज्यादा यूनिट ज्यादा कॉस्ट, कम यूनिट कम कॉस्ट। ओके, क्वेश्चन का पहला पार्ट, रिक्वायर्ड ब्रेक इवन सेल फॉर ईच मशीन। अब हर मशीन के आप ब्रेक इवन सेल निकालिए। सेल लेवल वेयर बोथ द मशीन आर इक्वली प्रॉफिटेबल। गाइस अंडरलाइन करो, सेल लेवल वेयर बोथ द मशीन आर इक्वली प्रॉफिटेबल, यानी वो सेल लेवल बताओ जहां दोनों मशीनें हमारे लिए सेम प्रॉफिटेबल हो जाए। तो याद रखिएगा ये लाइन इंडिकेट कर रही है कि ये क्वेश्चन इंडिफरेंस पॉइंट का है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थर्ड पार्ट, रेंज ऑफ सेल वेयर वन मशीन इज मोर प्रॉफिटेबल देन दी अदर। और फिर वो रेंज बताओ जब एक मशीन दूसरे से ज्यादा प्रॉफिटेबल है। चलिए शुरू करते हैं। अब उससे पहले हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखिए गाइस, ये है मशीन ए, दिस इज मशीन बी। ये दो मशीनें हमारे पास हैं। ध्यान से देखना, हमें दोनों मशीनों की फिक्स कॉस्ट गिवन है। चेक करेंगे भाई, मशीन ए की फिक्स कॉस्ट 30,000, मशीन बी की फिक्स कॉस्ट 18,000। गाइस अगर मैं फिक्स कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर दूं जो कि क्वेश्चन में गिवन है, मशीन ए का प्रॉफिट 30,000 रुपीज, मशीन बी का प्रॉफिट है 22,000 रुपीज। हम जानते हैं वेरी वेल नोन फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन। So that is 60,000 and again 40,000 रुपीज। ये आ गया हमारे पास कंट्रीब्यूशन दोनों का। अब गाइस मुझे बताइए, क्या नंबर ऑफ यूनिट दोनों मशीनों की 10,000 है? चलिए, तो अगर मैं आपसे कहूं, आप मुझे बताइए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो गाइस 60,000 का कंट्रीब्यूशन है, 10,000 यूनिट है, पर यूनिट कंट्रीब्यूशन 6 रुपए। सिमिलरली यहां आ गया पर यूनिट कंट्रीब्यूशन 4 रुपए। 40,000 को डिवाइड कर दीजिए। अब आप अच्छे से जानते हैं सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, तो ये भी तो ट्रू है, सेल माइनस कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट। तो मैं यहां से निकाल सकता हूं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। कम ऑन, एक यूनिट का सेलिंग प्राइस 10 रुपए दे रखा है, कंट्रीब्यूशन 6 रुपए, तो वेरिएबल कॉस्ट 4 रुपए। यहां भी सेलिंग प्राइस 10, कंट्रीब्यूशन 4, तो वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपए पर यूनिट। आई होप यहां तक कोई दिक्कत वाली बात। अब गाइस यहीं से हम एक कॉन्सेप्ट और लगा सकते हैं, पीवी रेशियो। फॉर्मूला बताइए, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100। तो गाइस कंट्रीब्यूशन कितना है? 6, सेल 10 इंटू 100, तो पीवी रेशियो 60%। कंट्रीब्यूशन कितना है? 4, तो ये आ गई 40%। आई होप यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है जी, देख सकते हैं, नोट कर लेंगे आराम से। हमने कुछ नहीं किया, सबसे पहले हमने फिक्स कॉस्ट ली दोनों मशीनों की, इसमें प्रॉफिट ऐड कर दिया, तो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, ये टोटल आ गया। फिर हमने इसे नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दिया, तो हमें मिल गया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब क्योंकि सेलिंग प्राइस हमें गिवन है, तो हमने क्या करा, सेल में से कंट्रीब्यूशन माइनस कर दिया, तो वेरिएबल कॉस्ट आ गई पर यूनिट। और फिर हमने पीवी रेशियो निकाल ली। फॉर्मूला हम जानते हैं कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100, तो मैंने पीवी रेशियो एक यूनिट को लेकर निकाली है। गाइस क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? आई होप यू अंडरस्टैंड। तो मशीन ए की पीवी रेशियो 60%, मशीन बी की पीवी रेशियो 40%। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ओके, अब क्वेश्चन का पहला पार्ट ब्रेक इवन सेल निकालिए। क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या निकालना है जी? ब्रेक इवन सेल। ब्रेक इवन सेल हम जानते हैं, ब्रेक इवन सेल इज ऑलवेज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो हम निकाल लेंगे फॉर मशीन ए। कम ऑन एवरीबॉडी, व्हाट इज द फिक्स कॉस्ट? 30,000। मशीन ए की पीवी रेशियो कितनी है आप देख सकते हैं, 60%। ठीक है जी, तो इट इज सॉल्व करेंगे 50,000 रुपये। ठीक है भाई, कम ऑन एवरीबॉडी। सिमिलरली फॉर मशीन बी, हाउ मच इज द फिक्स कॉस्ट? 18,000, पीवी रेशियो 40%। 18,000 डिवाइडेड बाय 40%, तो ये आ गया 45,000 रुपीज। तो यहां से दोनों मशीनों के हमारे पास पहला पार्ट आ गया, ब्रेक इवन सेल फॉर ईच मशीन्स। ठीक है गाइस, आई होप कोई दिक्कत वाली बात? चलिए, नोट कर लिया सब लोगों ने? आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, बी पार्ट, क्या लिखता है? कहता है सेल लेवल वेयर बोथ द मशीन आर इक्वली प्रॉफिटेबल। बताइए हम कितनी यूनिट बनाकर बेचें जब दोनों मशीनों इक्वली प्रॉफिटेबल हो जाए। और यही हमने आपसे कहा था कि दिस इज द हिंट कि क्वेश्चन किस चीज का है? इंडिफरेंस पॉइंट का। क्लियर है? तो वो कह रहा है कि आप बताओ हम कितनी यूनिट बेचें कि दोनों मशीनें हमारे लिए इक्वली प्रॉफिटेबल हो जाएं। ठीक है गाइस, अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे हमने आपको बता दिया था, चलिए देखते हैं। लेट द कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट इज इक्वल टू एक्स यूनिट्स। कम ऑन, हमने माना कि सर एक्स यूनिट हमारा इंडिफरेंस पॉइंट है, यानी एक्स यूनिट बनाकर बेचेंगे तो दोनों मशीनों की कॉस्ट और दोनों मशीनों का प्रॉफिट सेम आएगा। ठीक है जी, तो चलिए अब हम बात करेंगे कॉस्ट की। तो आप जानते हैं कॉस्ट का मतलब है टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन ए इज इक्वल टू, हाँ जी, मशीन ए की फिक्स कॉस्ट कितनी है गाइस? 30,000 रुपीज, दैट इज द फिक्स कॉस्ट। इसमें प्लस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट। अगर आप क्वेश्चन में देखें हमने निकाला था वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 4 रुपए मशीन ए का। कम ऑन एवरीबॉडी, और इसका है 6 रुपए एज यू कैन सी। तो चलिए, एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट 4 रुपए और यूनिट कितनी है? x, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट 4x। आई होप यू अंडरस्टैंड। सिमिलरली अब हम निकालेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन बी। हाँ जी, फिक्स कॉस्ट 18,000 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट की 6 रुपए, तो x यूनिट की कितनी हो गई? 6x। ठीक है, अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब हमें पता है इनडिफरेंस पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर दोनों मशीनों की कॉस्ट इक्वल होगी। तो अब हम इन दोनों को इक्वली पुट कर देते हैं। तो देयरफॉर 30,000 प्लस 4x इज इक्वल टू 18,000 प्लस 6x। आई होप गाइज यू अंडरस्टैंड। अब आप x वाली टर्म एक साथ कर लीजिए। 30,000 माइनस 18,000 इज इक्वल टू 6x माइनस 4x। ठीक है जी, ये आ गया 12,000 इज इक्वल टू 2x। सॉल्व करिए, x इज इक्वल टू 12,000 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6,000 यूनिट्स। ठीक है जी, यानी मतलब ये निकला कि अगर आप 6,000 यूनिट बनाकर बाजार में बेचते हैं तो 6,000 यूनिट बनाने पर
मशीन ए की कॉस्ट और मशीन बी की टोटल कॉस्ट इक्वल आएगी। लेट मी टेल यू गाइस, आपको वेरीफाई करके दिखाने की जरूरत नहीं है जब तक क्वेश्चन ये ना कहे कि ऑल्सो वेरीफाई द रिजल्ट, ऐसा यहां कुछ नहीं बोला। बट फिर भी मैं आपके लिए इसको बता देता हूं कि हम 6000 यूनिट बना रहे, तो जरा देखिए 6000 यूनिट में अगर मैं यहाँ x की जगह 6000 रख दूं, यहाँ x की जगह 6000 रख दूं, तो 6000 इंटू 4 24,000 प्लस 30 54,000, ये आ गई मशीन ए की कॉस्ट। सिमिलरली अगर मैं यहां पर भी x की जगह 6000 रख दूं, 6000 इंटू 6 36,000 प्लस 18,000, अगेन व्हाट 54,000। तो हैंस प्रूव हमें वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कम ऑन एवरीबॉडी, कोई दिक्कत? नोट कर लिया आपने अच्छे से कि तो गाइस दिस इज हाउ कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट इज टू बी कैलकुलेटेड। ठीक है, तो ये जो 6000 यूनिट है ना, यही हमारा कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट है। यानी 6000 यूनिट बनाने पर कंपनी को ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, और दोनों मशीनों दोनों मशीनों की कॉस्ट एकदम सेम आएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का तीसरा पार्ट, रेंज ऑफ सेल वेयर वन मशीन इज मोर प्रॉफिटेबल देन द अदर। अब इसका मतलब क्या है गाइस? वो कह रहा है रेंज बताओ जब एक मशीन दूसरे से ज्यादा प्रॉफिटेबल हो। इसका मतलब ये हुआ, सुनिए, हमने ये तो कह दिया कि सर अगर हम 6000 यूनिट बनाते हैं, अगर हम 6000 यूनिट बनाते हैं तो चाहे हम मशीन ए लें चाहे मशीन बी लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, वी वुड बी एट इन डिफरेंस। बट प्रॉब्लम कब आएगी? मान लो हम 6000 नहीं बना रहे हैं, देन अब दो ऑप्शन है गाइस, या तो 6 से ज्यादा बनाएंगे, मान लो 7000 बना रहा है, 8000 बना रहे, 9000 बना रहा है, या 6 से कम बनाएंगे, 5000 4000 3000। गाइस तब तो दोनों की मशीनें की कॉस्ट इक्वल नहीं आएगी ना। तो फिर ये कैसे पता चलेगा कि अगर हम इंडिफरेंस पॉइंट नहीं बना रहे तो कौन सी मशीन हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगी? बस इसी को बोलते रेंज। क्लियर है? तो जब भी क्वेश्चन में रेंज पूछेगा हमें उसे 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा। एक बार इंडिफरेंस से ज्यादा यूनिट लेंगे और एक बार इंडिफरेंस से कम यूनिट लेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है गाइस, तो सी का पहला पार्ट हम ले लेते हैं, रेंज 7000 यूनिट्स। मान लो हम 7000 यूनिट बना रहे हैं। अब मन में प्रश्न आएगा, सर आपने 7 ही क्यों लिया? कोई लॉजिक नहीं है, बस हमें इन डिफरेंस से ज्यादा लेना है। आप 7 नहीं लेना चाहते, 8 ले लो, 9 ले लो, 10,000 यूनिट ले लो, बट सावधान 10 से ज्यादा नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि मशीनों की कैपेसिटी 10,000 यूनिट की है। ठीक है जी, अब इस 7000 यूनिट पे हमें प्रॉफिट निकालना है। चलिए लेट स्टार्ट। ये है मशीन ए, तो 7000 यूनिट पर हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। मशीन ए, मशीन बी। सबसे पहले सेल यूनिट कितनी है? 7000। एक का सेलिंग प्राइस है 10 रुपये, तो ये हो गया 70,000 रुपये। अगेन 70,000। अब इसमें से हम लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। सावधान, आप चेक कर सकते हैं मशीन ए की वेरिएबल कॉस्ट 4 रुपये, मशीन बी की 6 रुपये। चेक कर सकते हैं, 4 रुपये और 6 रुपये, 4 रुपये। तो 7000 इंटू 4 28,000, 7000 इंटू 6 42,000। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। 42,000 28,000। अब इसमें से हम लेस कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट। कम ऑन एवरीबॉडी, हमें पता है मशीन ए की 30,000, इसकी 18,000। व्हाट इज लेफ्ट? प्रॉफिट 12,000 10,000। सो एज यू सी, जैसे आप देख सकते हैं, अगर हम इनडिफरेंस से ज्यादा बनाए, इनडिफरेंस से ज्यादा यूनिट बनाए, तो मशीन ए हमें 12 का प्रॉफिट दे रही है और मशीन बी हमें 10 का प्रॉफिट दे रही है। तो कौन सी मशीन ज्यादा प्रॉफिटेबल है? बट नेचुरली ए। ठीक है जी, तो कॉन्सेप्ट क्या निकला? कॉन्सेप्ट ये निकला कि इफ
द कंपनी इज प्रोड्यूसिंग मोर देन इन डिफरेंस पॉइंट, अगर कंपनी इन डिफरेंट पॉइंट से ज्यादा बना रही है तो हमें वो मशीन सेलेक्ट करनी चाहिए जिसकी फिक्स कॉस्ट ज्यादा हो और वेरिएबल कॉस्ट कम हो। ठीक है जी, क्या मेरी बात समझ में आ गई? फिर से सुनिए, अगर कंपनी इन डिफरेंस पॉइंट से ज्यादा बना रही है तो उस मशीन को सेलेक्ट करना चाहिए जिसकी फिक्स कॉस्ट ज्यादा हो और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कम हो। आप खुद देख सकते हैं हमें प्रॉफिट हो रहा है 12,000 का। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये नोट कर लिया सबने? कम ऑन, चलिए अब सेकंड, अब हम रेंज ले लेते हैं इनडिफरेंस से नीचे 5,000 यूनिट्स। गाइस सावधान, सर आपने 5 ही क्यों लिया? भाई आप 4 ले लो, 3 ले लो, मतलब आपको वो यूनिट लेनी है जो इनडिफरेंस से कम होंगी। तो अब हम फिर से बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। वंस अगेन विल मेक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। मशीन ए, मशीन बी, सेल 5,000 इंटू 10, 50,000, 50,000 लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट 5,000 इंटू 4, 20,000, 5,000 इंटू 6, 30,000। कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया गाइस 30,000, 20,000। अब इसमें से हम लेस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट 30,000, 18,000। प्रॉफिट आप देख सकते हैं नील, नो प्रॉफिट नो लॉस, और यहां देख सकते हैं अब प्रॉफिट ऑफ ₹2,000। ठीक है, तो अब कॉन्सेप्ट क्या निकला कि अगर आप इनडिफरेंस से नीचे बना रहे हैं तो आप उस मशीन को सिलेक्ट करोगे जिसकी फिक्स्ड कॉस्ट कम होगी और वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा होगी, तब आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑल अबाउट ऑफ इनडिफरेंस पॉइंट। आई होप ये सब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है गाइस, चलिए तो अब यहां पर आकर हमारे मार्जिनल कॉस्टिंग के सारे कॉन्सेप्ट कवर हो गए। ठीक है, अभी तक जो हमने सम करे थे वो कॉन्सेप्ट पर बेस्ड थे गाइस। अब हम सम करेंगे मिसलेनियस। ठीक है, मतलब आपको क्वेश्चन पढ़ के खुद आइडिया करना पड़ेगा कि क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है, व्हाट टाइप ऑफ सम इट इज। आप इसे आराम से देख सकते हैं। ठीक है जी, आई होप मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42, पेज नंबर 271। इसको मार्क कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है अ कंपनी मैन्युफैक्चर स्कूटर्स, एक कंपनी स्कूटर बनाती है एंड सेल एट ₹3,000 ईच, और उसे 3,000 रुपए में बेचती है।
An increase of 17% in cost of material and 20% of labor is anticipated. The increased cost in relation to the present selling price would cause a 25% decrease in the amount of present gross profit per unit. At present, the material cost is 50%, wage is 20%, and overhead is 30% of the cost of sale. You are required to prepare a statement of profit and loss per unit at present and compute the new selling price to produce the same percentage of profit to cost of sale as before. ठीक है जी। अब देखिए इस क्वेश्चन में उसने बोला है भाई एक कंपनी है जो स्कूटर बनाती है बाजार में, बनाकर उसे बेचती है, और एक स्कूटर वो बेचते हैं 3,000 रुपए का। ठीक है गाइस, अच्छा जी। तो जो उनकी जो कॉस्ट है उसका ब्रेकअप दिया है कॉस्ट ऑफ सेल का, कि भाई मटेरियल 50% है कॉस्ट ऑफ सेल का, वेजेस 20 है और ओवरहेड 30, मतलब जितनी भी कॉस्ट है उसका 50% मटेरियल है, 20% ओवरहेड है और 20% वेजेस है और 30% कॉस्ट ऑफ सेल है। ठीक है, वो कह रहा है प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पर यूनिट एट प्रेजेंट। आप हमें बताओ एट प्रेजेंट कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, ये हमसे पूछा उसने। ठीक है गाइस, चलिए लेट्स स्टार्ट। अच्छा, अब अगर आप क्वेश्चन में देखें तो हमें सेलिंग प्राइस दे रखा है। ठीक है जी, तो अब इस क्वेश्चन में आप देखो हमें कॉस्ट का अमाउंट गिवन नहीं है। ठीक है जी, अच्छा, फिर उसने आगे ये बोला है कि जो हमारी प्रेजेंट कॉस्ट है वो कितनी भी है वो नहीं बताया, हम उसमें 17% इंक्रीज कर रहे हैं मटेरियल, 20% इंक्रीज कर रहे हैं लेबर। ठीक है जी, इससे क्या होगा, हमारा जो भी प्रॉफिट है उसमें 25% का क्या होगा, डिक्रीज आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ने दो बातें बोली हैं एक प्रेजेंट कॉस्ट बोली है और एक एस्टिमेटेड कॉस्ट बोली है। अब वो कह रहे हैं जी आप हमें एक स्टेटमेंट बना के दिखाओ और ये बताओ कि हमें एट प्रेजेंट कितना प्रॉफिट कमा रहा है। अब गाइस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में कॉस्ट और प्रॉफिट दे नहीं रखा, तो क्वेश्चन की शुरुआत होगी, हम अज्यूम करेंगे लेट द cost is equal to x and let the profit is equal to y। हमने अज्यूम करा सर कि जो स्कूटर हम बाजार में बनाकर बेच रहे हैं उसकी जो कॉस्ट है वो 3,000 रुपए x है, और उस पर जो हमें प्रॉफिट होता है वो y होता है। अच्छा, हम उसे बाजार में कितने का बेचते हैं, 3,000, दैट इज ऑलरेडी गिवन। तो गाइस यहां से एक इक्वेशन बनी, x यानी कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट यानी कि y इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, 3,000 रुपीज। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई। ओके, चलिए लेट स्टार्ट। ठीक है भाई, पहला पार्ट समझ में आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात, चलिए अब ध्यान से देखिए। अब वो कह रहा है जो मटेरियल है ना वो 50% है कॉस्ट का, ये था क्वेश्चन का पहला पार्ट। तो अगर मैं दूसरा पार्ट लूं तो गाइस मान लो मैं निकालता हूं, तो यहां से आएगा मटेरियल कॉस्ट इज इक्वल टू 50% ऑफ x, तो मैं लिख सकता हूं 0.5x, ये एट प्रेजेंट कॉस्ट है। सिमिलरली लेबर कॉस्ट, आप इसे वेजेस भी कह सकते हैं, वो दे रखा है 20% ऑफ x, तो हम लिख सकते हैं 0.2x। कम ऑन एवरीबॉडी, और ओवरहेड वो है 30% ऑफ x, दैट इज 0.3x। क्या यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई? कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन। अब ध्यान से सुनिए, यहां तक क्लियर है? अब वो कह रहा है जो मटेरियल की कॉस्ट है इसमें हम 17% इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है भाई, और जो लेबर की कॉस्ट है उसमें हम 20% इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक आपने नोट कर लिया? चलिए देखिए ध्यान से। तो अब अगर मैं निकालूं रिवाइज्ड कॉस्ट, इसका मतलब है आफ्टर इंक्रीज करने के बाद, तो ध्यान से देखना भाई, मटेरियल कॉस्ट, कम ऑन एवरीबॉडी, एट प्रेजेंट कितनी है, 0.5x, कितने परसेंट बढ़ा रहा है, 17%। तो गाइस 17% उसको में इंक्रीज हो रहा है ना, तो क्यों ना हम इसे
117% से मल्टीप्लाई कर दें, इतना मैथ आपको आता होगा। तो अगर मैं इसको 117% से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसमें ऑलरेडी 17% इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये बनेगा 0.585x। ठीक है भाई। नाउ द लेबर कॉस्ट कितनी है हमारी लेबर कॉस्ट? 0.2x। इसको कितने परसेंट इंक्रीज कर रहा है? 20%। तो अगर मैं इसे 120% से इंटू कर दूं तो उसमें इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा 0.240x। ठीक है जी। तीसरा क्या है? ओवरहेड। गाइस इसमें कोई चेंज नहीं है, तो ये एज इट इज रहेगा 0.3x। ठीक है। अब आप इसका टोटल कर दीजिए, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा रिवाइज टोटल कॉस्ट। तीनों का अगर आप सम करेंगे तो ये आएगा 1.125x। ये आ गई गाइस रिवाइज टोटल कॉस्ट। ठीक है गाइस, अब देखिए क्वेश्चन ने बोला है कि जब आप कॉस्ट बढ़ाओगे तो यार अल्टीमेटली सेलिंग प्राइस वही रहेगा, तो आपका प्रॉफिट में डिक्रीज हो जाएगा। सर कितने परसेंट डिक्रीज होगा? तो वो कह रहा है जी प्रॉफिट हमारा 25% से गिर जाएगा। चलिए, तो अब यहां से हम निकालना पड़ेगा रिवाइज्ड प्रॉफिट। याद रहे हमने प्रॉफिट को वाई माना है। अगर वो 25% गिर जाएगा तो गाइस 75% ही तो बचेगा। तो इसका 75% कर लेंगे तो 0.75y ये आ गया हमारे पास प्रॉफिट। 0.7.5y ये आ गया हमारे पास प्रॉफिट। गाइस क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कम ऑन एवरीबॉडी। तो अब देखिए कॉस्ट ये आ गई, प्रॉफिट ये आ गया, तो यहां से एक रिवाइज इक्वेशन बनेगी हमारी, रिवाइज्ड इक्वेशन। तो 1.125x प्लस 0.75y is again equal to what? 3000. That is equation number 2. 1.125x cost plus 0.755 again is equal to what? 3000। क्योंकि गाइस उसने बोला था, क्या बोला था उसने? कि हमारी जो सेलिंग प्राइस है उसमें चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आप देख सकते हैं हमारे पास पहली इक्वेशन थी x प्लस वाई 3000। कम ऑन। दूसरी इक्वेशन आ गई 1.125x प्लस 75 अगेन इज इक्वल टू व्हाट? 3000। ठीक है गाइस, आई होप यहां तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो अब देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 3000, 1.125x प्लस 0.75y अगेन इज इक्वल टू 3000। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब आपको पता है इक्वेशन को हमें क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। तो गाइस हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 0.75। अगर मैं इक्वेशन 1 को 0.75 से इंटू कर दूं, ठीक है जी, तो क्या होगा? तो देखेंगे ध्यान से, ये हो जाएगा 0.75x प्लस 0.75y इज इक्वल टू इंटू 0.75 2250। ठीक है भाई। सेकेंड इक्वेशन एज इट इज 1.125x प्लस 0.75y
इज इक्वल टू 3000। सॉल्विंग द इक्वेशन, ठीक है, हमें पता है साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, देखिए ये दो कैंसिल हो गए, ठीक है, 1.125 माइनस 0.75, ठीक है जी, तो ये बचेगा माइनस का 0.375x इज इक्वल टू माइनस का 750, माइनस से माइनस गया, x इज इक्वल टू 750 डिवाइडेड बाय 0.375, 750 डिवाइडेड बाय 0.375, 2000। तो गाइस x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2000 रुपए। अब x को हम किसी भी एक इक्वेशन में रख दें तो y आ जाएगा। आई होप आपने ये नोट कर लिया सब लोगों ने। कम ऑन एवरीबॉडी, ठीक है, आगे चलूं, चलिए। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3000, ये इक्वेशन थी, यहाँ पे आ गया 2000 प्लस वाई इज इक्वल टू 3000, तो y इज इक्वल टू 3000 माइनस 2000, y इज इक्वल टू 1000। तो गाइज अब y की वैल्यू भी हमें मिल गई, तो यानी x कॉस्ट 2000, y यानी कि प्रॉफिट 1000, ये आ गया हमारे पास, ठीक है जी। आई होप मेरी बात आपको क्लियर है। कम ऑन एवरीबॉडी, चलिए अब क्वेश्चन का पहला पार्ट, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पर यूनिट एट प्रेजेंट। यहां तक क्लियर है? ओके, तो अब हम बनाएंगे प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पर यूनिट। तो यहां बनाएंगे हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पर यूनिट, ठीक है जी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पर यूनिट। अब देखिए, आप सबसे पहली बात मटेरियल कॉस्ट। कम ऑन एवरीबॉडी, हमारे पास कॉस्ट 2000 थी, मटेरियल उसका 50% था, तो ये आ गया 1000। लेबर कॉस्ट 2000 का हमारे पास था 20%, 400। ओवरहेड 2000 का 30%, 600, ठीक है गाइस। टोटल कॉस्ट आ गई 2000, इसमें हम प्लस कर देंगे प्रॉफिट जो हम निकाल चुके 1000, तो आ जाएगा सेल, दैट इज 3000। तो ये बन गई हमारी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आई होप आपको समझ में आया होगा सब लोगों को, ठीक है भाई, आप नोट कर सकते हैं इजीली, ठीक है गाइस, हो गया, सब लोगों को समझ में आ गया। चलिए अब अगले पार्ट पे आते हैं। अगले पार्ट पे उसने क्या बोला है, अब वो कह रहा है कंप्यूट द न्यू सेलिंग प्राइस टू प्रोड्यूस द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू कॉस्ट ऑफ सेल एज बिफोर। कहता है अब आप वो सेलिंग प्राइस बताइए कि जिस पर हमें वो प्रॉफिट वही चाहिए कॉस्ट का जो हम पहले कमा रहे हैं। क्लियर है? तो उसको कैसे निकालेंगे, तो जरा ध्यान से देखेंगे। पहले हम एक चीज पता करेंगे, प्रॉफिट एज ए परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू, गाइस प्रॉफिट था हमारे पास 1000 का, कॉस्ट थी 2000 इन 200, तो यानी जो प्रॉफिट था वो था 50% ऑन कॉस्ट, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अब आप बताइए कि हमने अपनी कॉस्ट बढ़ा दी, ठीक है जी, बढ़ा दी, हमें यही परसेंटेज चाहिए, तो बताइए उसके लिए हमारा नया सेलिंग प्राइस क्या होगा। इज दैट क्लियर?
तो चलिए अब हम फिर से बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ, उसने क्या पूछा हमसे, न्यू कंप्यूट द न्यू सेलिंग प्राइस टू प्रोड्यूस द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एज बिफोर। ठीक है जी, तो हम यहां से निकालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ न्यू सेलिंग प्राइस। ठीक है जी, अब आप देखिए सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट। गाइस आपको याद होना चाहिए हमारी कॉस्ट 1000 थी, लेकिन मटेरियल की कॉस्ट कितने परसेंट इंक्रीज करी थी हमने 17%। ठीक है जी, तो मटेरियल 1000 थी मटेरियल कॉस्ट, इसको 17% बढ़ा दो तो इसका अगेन 117% से इंटू कर दे तो ये हो जाएगा 1170। कम ऑन एवरीबॉडी, आप देख सकते हैं, फिर से सुनिए, जो हमारी टोटल कॉस्ट थी वो थी 2000, उसमें मटेरियल कॉस्ट थी 50% यानी कि 1000। रिवाइज करने पर हमने उसे कितने परसेंट बढ़ाया 17%। तो अगर 1000 कॉस्ट को हम 17% बढ़ा दें सो दैट वुड बी इक्वल टू व्हाट 1170। नाउ लेबर कॉस्ट, कम ऑन गाइस, लेबर कॉस्ट कितनी थी 400, इसको हमने कितना बढ़ाना था 20%, तो इसे 120% से इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगी 480। ठीक है भाई। तीसरा ओवरहेड, नो चेंज, जो पहले था वही रहेगा, पहले कितना था 600 तो अब भी वही रहेगा। तो अब हमारी रिवाइज कॉस्ट कितनी आ गई गाइस, दोनों का टोटल कर देंगे तो रिवाइज कॉस्ट आ गई हमारी 2250। ठीक है जी, अब वो कह रहा है कि वो सेलिंग प्राइस बताओ जो हमें सेम प्रॉफिट दे जो हमने पहले कमाया। तो हमने प्रॉफिट कितना कमाया 50% किसका, कॉस्ट का। तो अब यहां पर प्रॉफिट ऐड कर दीजिए, ऐड प्रॉफिट। गाइस कॉस्ट कितनी है 2250, इसका 50%। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1125 रुपये। तो अगर आप दोनों को जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा न्यू सेलिंग प्राइस। ठीक है, दोनों का सम कर दीजिए 3375। यानी अगर आप सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कमाना चाहते हो, ठीक है, तो अब आपको वो प्रोडक्ट, वो स्कूटर 3000 की जगह 3375 रुपए में सेल करना पड़ेगा। सो गाइस दैट वाज द क्वेश्चन दैट वी कैन सॉल्व। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एंड लेट मी टेल यू गाइस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके गाइस, तो ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। आप मेरे साथ साथ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 256। पेज 256 क्वेश्चन नंबर 7 गाइस, ये अभी अभी रिसेंटली एग्जाम में भी आया है। आप देखेंगे बहुत ध्यान से। इट सेज अ कंपनी सेल इट्स प्रोडक्ट एट ₹15 पर यूनिट इन अ पीरियड, इफ इट प्रोड्यूस एंड सेल 8000 यूनिट इट इनकर्स अ लॉस ऑफ ₹5 पर यूनिट। क्वेश्चन ने बोला है एक कंपनी है जो अपना एक प्रोडक्ट बाजार में 15 रुपए का बेचती है, तो 15 रुपए सेलिंग प्राइस है। अगर किसी पर्टिकुलर पीरियड में ये कंपनी सिर्फ 8000 यूनिट बेचे तो इसे प्रत्येक यूनिट 5 रुपए का लॉस होता है। ठीक है जी, ओके आगे देखते हैं। इफ द वॉल्यूम इज रेज टू 20,000 यूनिट्स, अब अगर हम यूनिट 20,000 बेचे, बढ़ा दें, तो इट अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 4 रुपीज पर यूनिट, तो फिर इसे प्रॉफिट होता है 4 रुपए का। ठीक है भाई, यानी 8000 बेचेंगे तो एक यूनिट पर 5 रुपए का लॉस होगा, और अगर 20,000 बेचेंगे तो एक यूनिट पर 4 रुपए का प्रॉफिट होगा। कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट बोथ इन टर्म्स ऑफ रुपीज एज वेल एज यूनिट। तो आप रुपीज और यूनिट में ब्रेक इवन पॉइंट निकालिए। तो अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखें गाइस, तो इसमें दो सिचुएशन दी गई है। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। सिचुएशन 1, सिचुएशन 1 में हम नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी बेच रहे हैं 8000।
तो यहाँ से हम सेल निकालेंगे भाई। 8,000 यूनिट है, एक यूनिट की सेलिंग प्राइस 15 रुपये है, तो 1,20,000। तो हमें प्रत्येक यूनिट पे लॉस होगा। 8,000 यूनिट है, एक यूनिट पे 5 रुपए का लॉस, तो 40,000 का लॉस होगा। दैट इज सिचुएशन 1। सिचुएशन 2 देखिए, अगर हम नंबर ऑफ यूनिट्स 20,000 कर दें, कितनी कर दें? 20,000, तो हमारा सेलिंग प्राइस तो सेम ही रहेगा। तो 20,000 इंटू 15, हमारी सेल हो जाती है 3 लाख रुपए की। ठीक है भाई, अब हमें प्रॉफिट होगा। नाउ द क्वेश्चन सेज एक यूनिट पे 4 रुपए का प्रॉफिट होगा, तो 20,000 इंटू में 4, 80,000 का हमें प्रॉफिट होता है। तो ये दो सिचुएशन क्वेश्चन ने हमें दी है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब वो कह रहा है आप हमें निकाल कर दिखाइए ब्रेक इवन पॉइंट बोथ इन टर्म्स ऑफ रुपीज एज वेल एज यूनिट। तो आप यूनिट में भी और रुपीज में भी ब्रेक इवन पॉइंट निकालिए। तो गाइज अब ध्यान से सुनना, अब हमारे पास सिचुएशन क्या है? आप देख सकते हैं हमारे पास 2 सेल हैं और हमारे पास एक प्रॉफिट है और एक लॉस है। ठीक है, तो गाइज जब हमने बोला था आपको अगर हमें 2 प्रॉफिट हो या 2 सेल हो तो हम एक फॉर्मूला लगाते हैं जिससे हम निकालेंगे पीवी रेशियो। चलिए देखिए, तो हम सबसे पहले निकालेंगे पीवी रेशियो विच इज इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। आपको याद होगा ये फॉर्मूला कब लगता है? जब हमारे पास 2 प्रॉफिट हो और 2 सेल्स हो। कोई बात नहीं, एक लॉस है, कोई दिक्कत नहीं। गाइस चेंज का मतलब क्या होता है? माइनस। तो हमें बड़े में से छोटा माइनस करना है। आप देखिए, एक जगह प्रॉफिट है 80,000 का, एक जगह लॉस है 40,000 का। तो 80,000 का प्रॉफिट माइनस 40,000 का लॉस अपॉन सेल 3 लाख माइनस 1,20,000 इंटू 100। कम ऑन, अब आप जानते हैं सर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 1,20,000 अपॉन 1,80,000 इंटू 100। आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 1,80,000 इंटू 100, तो हमारी पीवी रेशियो आ गई 66.67%। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। कम ऑन एवरीबॉडी, तो वी गॉट पीवी रेशियो इज इक्वल टू व्हाट? 66.67%। आई होप यहां तक मेरी बात क्लियर है सब लोगों को। कम ऑन एवरीबॉडी, ठीक है जी। अब चलिए, यहां तक क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब अगर हमारे पास पीवी रेशियो आ गई तो हम जानते हैं वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज इक्वल टू 100% माइनस पीवी रेशियो। क्या आप ये कॉन्सेप्ट जानते हैं? आंसर इज यस, हमने डिस्कस किया था। तो 100% माइनस 66.67%, सो दैट इज इक्वल टू 33.33%। गाइस ये आ गई हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है जी, आप जानते हैं अच्छे से। तो पीवी रेशियो 66.67% किसका? सेल का। और वेरिएबल कॉस्ट 33.33% किसका? सेल का। तो अब क्योंकि ये डेटा मेरे पास है तो मैं किसी भी एक सिचुएशन से फिक्स कॉस्ट निकाल सकता हूं। कम ऑन एवरीबॉडी, और हम जानते हैं फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या होती है? सेम होती है। तो अब हम यहां पर बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट गाइस किसी भी सिचुएशन को लेकर बना सकते हैं। चलिए हम ले लेते हैं सिचुएशन 1। ठीक है जी, देखिए सेल, आप देख सकते हैं सिचुएशन 1 में हमारी सेल कितनी थी? 1,20,000 रुपए की।
1,20,000 लेस वेरिएबल कॉस्ट कितना है 33.33%। तो 1,20,000 का इंटू 33.33%, ठीक है जी, यानी 1/3 सीधा सीधा 40,000। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट कंट्रीब्यूशन, कितना आ गया गाइस कंट्रीब्यूशन 80,000। इसमें से मैं लेस कर दूं फिक्स्ड कॉस्ट जो कि मुझे नहीं पता, तो प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। अब देखिए गाइस हमारे पास लॉस कितने का ऑलरेडी 40,000 का, ठीक है भाई, तो 40,000 का लॉस है, ठीक है। हम जानते हैं फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस इज इक्वल टू व्हाट कंट्रीब्यूशन, ठीक है जी, बात यहां तक समझ में आ गई। तो अगर लॉस 40,000 का है तो गाइस फिक्स कॉस्ट कितनी होगी, बैलेंसिंग फिगर से निकाल लेंगे, इट मस्ट बी 1,20,000, ठीक है। कि भाई 80,000 में से मैं क्या माइनस करूं कि 40 का लॉस आ जाए, तो 1,20,000, तो यहां से हमें क्या मिल गई फिक्स कॉस्ट। और ये कैसे निकाला हमने, बैलेंसिंग फिगर। आई होप यहां तक क्लियर है। यही आप सिचुएशन 2 से सॉल्व करेंगे, अगेन यू विल हैव द सेम फिक्स कॉस्ट, क्योंकि गाइस फिक्स कॉस्ट हर लेवल पर क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। यहां तक क्लियर है, आई होप मेरी बात क्लियर है सब लोगों को। कम ऑन एवरीबॉडी, अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे चाहिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो गाइस कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल कितना है 15 रुपए, माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितना है इसका 33.33%, 15 माइनस 5, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ गया 10 रुपए, ठीक है भाई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि ब्रेक इवन पॉइंट निकालिए इन टर्म्स ऑफ यूनिट एज वेल एज रुपीस। तो गाइस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट अब हम निकालेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कम ऑन, फिक्स कॉस्ट कितनी है 1,20,000, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 10 रुपए। कम ऑन एवरीबॉडी, तो यूनिट कितनी आ गई 12,000 यूनिट, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम गाइस, कोई भी डाउट है तो मोस्ट वेलकम टू आस्क, कम ऑन, ठीक है। चलिए, आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। अब उसने बोला है ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ रुपीस, तो हम जानते हैं दैट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपको ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस में चाहिए तो फिक्स कॉस्ट को पीवी रेशियो से डिवाइड कर दीजिए, और अगर ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में चाहिए तो फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है गाइस। तो फिक्स कॉस्ट 1,20,000, पीवी रेशियो 66.67%। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 66.67%, तो अप्रोक्सीमेटली 1,80,000 रुपए। सो गाइस दैट वाज द एंड ऑफ द क्वेश्चन। आई होप द क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर, ठीक है। आप अच्छे से समझ सकते हैं कि हमने इसे किस तरह से सॉल्व किया। कम ऑन एवरीबॉडी, ओके गाइस, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आप मेरे साथ साथ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 256, and it says a company had incurred fixed expense of 4.5 lakh with a sale of 15 lakh and on a profit of 3 lakh during the first half year। यानी वो कह रहा है सर पहले हाफ ईयर में डेटा क्या है कि हमारे पास फिक्स कॉस्ट है 4.5 लाख की, ठीक है भाई, और सेल है 15 लाख की, और हमने प्रॉफिट कमाया 3 लाख का फर्स्ट हाफ ईयर में। इन द सेकेंड हाफ ईयर इट सफर्ड अ लॉस ऑफ 1.5 लाख। सेकेंड हाफ ईयर में हमें 1.5 लाख का लॉस हो गया, ओके। कैलकुलेट द पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर द फर्स्ट हाफ।
तो क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या है, फर्स्ट हाफ। चलिए बात करते हैं फर्स्ट हाफ ईयर। सबसे पहली बात हम निकालेंगे कंट्रीब्यूशन। हम जानते हैं कंट्रीब्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है गाइस, अगर आप देखें फिक्स कॉस्ट हमें दे रखी है 4.5 लाख, आप देख सकते हैं, प्लस फर्स्ट हाफ ईयर में हमने प्रॉफिट कमाया 3 लाख रुपए का। तो गाइस हमारा कंट्रीब्यूशन हो गया 7.5 लाख। ठीक है भाई, सेल हमारे पास 15 लाख की है। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट कहता है पीवी रेशियो निकालिए। तो वी नो पीवी रेशियो इज ऑलवेज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इन 200। तो कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख, सेल 15 लाख इन 200, तो पीवी रेशियो आ गई गाइस 50%। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो पीवी रेशियो आ गई हमारे पास 50%। सेकंड पार्ट ब्रेक इवन पॉइंट। देखिए ब्रेक इवन पॉइंट कुछ नहीं बोला तो हम रुपीज में आंसर दे देंगे, दैट इज फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। कम ऑन। तो गाइस फिक्स कॉस्ट कितनी है, 4.5 लाख, पीवी रेशियो 50%, तो ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है हमारे पास 9 लाख रुपए। ठीक है गाइस, तो ब्रेक इवन पॉइंट आ गया 9 लाख रुपए। तीसरा पार्ट क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर। अब गाइस वो हमसे पूछ रहा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालो। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं। वी नो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, हमने कई सारे फॉर्मूले सीखे हैं, तो आसान फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी। गाइस सेल दे रखी है 15 लाख, ब्रेक इवन सेल 9 लाख, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाता है हमारे पास 6 लाख। कम ऑन एवरीबॉडी, कोई दिक्कत वाली बात? आप इसे दूसरे फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। तो मैं इसको ऐसे करूं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। तो गाइस प्रॉफिट दे रखा है 3 लाख, पीवी रेशियो 50%, अगेन मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू 6 लाख। ठीक है, जैसे आपको समझ में आए, जैसे याद आ जाए एग्जाम में, अब उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट, एक्सपेक्टेड सेल वॉल्यूम फॉर द सेकंड हाफ ईयर अज्यूमिंग दैट द सेलिंग प्राइस एंड द फिक्स्ड एक्सपेंस रिमेन अनचेंज्ड ड्यूरिंग द सेकंड हाफ ऑफ द ईयर। ये नोट कर लिया गाइस? ओके, तो अब वो हमसे कह रहा है एक्सपेक्टेड सेल वॉल्यूम। तो अगर आप ध्यान से देखें, क्वेश्चन ने कहा है सेकंड हाफ हमें लॉस हुआ है 1.5 लाख रुपए का, और वो कह रहा है जो फिक्स कॉस्ट हमारी फर्स्ट हाफ में थी वही सेकंड हाफ में भी होगी। तो चलिए, तो सेकंड पार्ट में हम सबसे पहले निकालेंगे कंट्रीब्यूशन। हम जानते हैं फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस, तो फिक्स कॉस्ट 4.5 लाख, सेकंड हाफ में हमें लॉस हो रखा है 1.5 लाख का। क्वेश्चन में देखिए आप दे रखा है, तो हमारा कंट्रीब्यूशन आ गया 3 लाख। कम ऑन एवरीबॉडी। अब गाइस ध्यान सुनिएगा, जब सेलिंग प्राइस सेम है, फिक्स कॉस्ट सेम है, तो हमारी पीवी रेशियो जो फर्स्ट हाफ में थी वही सेकंड हाफ में भी होगी 50%। अब वो हमसे कह रहा है सेल निकालो। तो हम जानते हैं पीवी रेशियो इज ऑलवेज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इन 200। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं फॉर्मूले को, तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, वो नीचे आके डिवाइड कर देगा। तो फॉर्मूला बना सेल इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशियो। ठीक है जी, दैट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन 3 लाख, पीवी रेशियो 50%, तो सेल आ गई 6 लाख।
सो इन द सेकेंड हाफ वी हैव द सेल ऑफ रुपीज 6 lakhs. ठीक है. तीसरे पार्ट में कह रहा है द ब्रेक इवन पॉइंट एंड द मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर द होल ईयर. कहता है ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालिए पूरे साल का. तो गाइस जब वो पूरे साल की बात कर रहा है तो आपको फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ को ऐड करना पड़ेगा. आई होप ये नोट कर लिया आप लोगों ने. तो चलिए देखिए थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. टोटल का क्या मतलब है? होल ईयर, पूरे साल की. तो गाइस फर्स्ट हाफ की फिक्स कॉस्ट 4.5 लाख, सेकेंड हाफ की फिक्स कॉस्ट 4.5 लाख, तो टोटल हो जाती है 9 लाख. एज आई टोल्ड यू पीवी रेशियो विल ऑलवेज बी सेम. आप चेक कर लीजिए 50%. तो ब्रेक इवन पॉइंट पूरे साल का, ब्रेक इवन पॉइंट होल ईयर का, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो. फिक्स कॉस्ट 9 लाख, पीवी रेशियो 50%, तो ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है हमारा 18 लाख फॉर द होल ईयर. ठीक है भाई, 18 लाख फॉर द होल ईयर. ठीक है भाई. अब वो हमसे क्या पूछ रहा है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालिए पूरे साल का. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. ये नोट कर लिया आप लोगों ने? देखिए, तो आप निकालिए टोटल सेल. टोटल सेल का मतलब है होल ईयर, पूरे साल की. फर्स्ट हाफ की सेल 15 लाख थी, सेकेंड हाफ की सेल हमने निकाली थी 6 लाख, आपको याद होगा. तो टोटल सेल आ जाती है हमारी 21 लाख. कम ऑन एवरीबॉडी. एंड वी नो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू सेल माइनस ब्रेक इवन सेल. सेल हो गई 21 लाख माइनस, अब ब्रेक इवन सेल हमने कितना निकाला था गाइस? 9 लाख. 9 लाख. बारह लाख. तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूरे साल का कितना आ गया? 12 लाख. ठीक है गाइस, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. यहां तक क्लियर है? अब इसमें एक थोड़ा सा करेक्शन करिए. करेक्शन ये है कि जो 9 लाख था ना, ये तो हाफ ईयर का था. ठीक है जी. तो अब हमें आपको ब्रेक इवन, पहले हमें ब्रेक इवन सेल पूरे साल का निकालना पड़ेगा. ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप चेंज कर दीजिए. थोड़ा सा गलत हो गया, तो ये थोड़ा सा चेंज कर दे, काट दीजिए. ब्रेक इवन सेल पूरे साल की, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो. तो फिक्स कॉस्ट हमारी हो गई 9 लाख और पीवी रेशियो है 50%. तो पूरे साल की ब्रेक इवन सेल है 18 लाख. तो अब हम निकाल देंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी, दैट इज सेल माइनस ब्रेक इवन सेल. ठीक है भाई. तो सेल पूरे साल की हमने निकाली थी कितनी? 21 लाख माइनस ब्रेक इवन सेल पूरे साल की 18 लाख. तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आएगा 3 लाख. ठीक है भाई. सो दैट वाज द एंड ऑफ द क्वेश्चन. आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, आराम से चेक कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है. ओके गाइस, ये क्वेश्चन पूरा हो गया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. आप मेरे साथ साथ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44, पेज नंबर 271. पेज 271 पे क्वेश्चन नंबर 44 एंड इट सेज
ये गाइस ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली एग्जाम में आया है, देखिए। द डायनामिक कंपनी हैज 3 डिवीजन, ईच ऑफ विच मेक अ डिफरेंट प्रोडक्ट एंड द बजटेड डेटा फॉर द कमिंग ईयर आर एज फॉलोज। प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, तीनों प्रोडक्ट की सेल दे रखी है, डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है, डायरेक्ट लेबर दे रखी है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखा है और फिक्स कॉस्ट दे रखी है। द मैनेजमेंट इज कंसीडरिंग टू क्लोजिंग डाउन द डिवीजन सी। अब कह रहा है मैनेजमेंट जो है वो डिवीजन सी को बंद करने का सोच रहा है, एंड देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ रिड्यूसिंग फिक्स कॉस्ट। और फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी, मतलब इवन आप सी को बंद कर दें तो भी आपकी फिक्स कॉस्ट सेम ही रहेगी। एडवाइस वेदर और नॉट डिवीजन सी शुड बी क्लोज डाउन। कह रहा है अब आप बताइए क्या हमें डिवीजन सी को बंद करना चाहिए। गाइस बड़ा आसान सवाल है, हम क्या करेंगे, हमारे पास अभी 3 प्रोडक्ट हैं ए बी सी, हम तीनों प्रोडक्ट से टोटल प्रॉफिट निकालेंगे इंक्लूडिंग सी। सी को बंद करने से पहले फर्म को टोटल कितना प्रॉफिट हो रहा है, फिर हम सी को बंद कर देंगे और ए और बी का प्रॉफिट निकालेंगे। अब हम दोनों को कंपेयर करेंगे, जहां प्रॉफिट ज्यादा आएगा भाई वही हमारा डिसीजन होगा, यानी हमें ये पता चल जाएगा कि सी बंद करना चाहिए या नहीं। ठीक है, इन शॉर्ट यानी पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि सी को बंद करने से पहले हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है और सी को बंद करने के बाद हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है। अगर सी को बंद करने के बाद प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है तो डिवीजन सी बंद कर देना चाहिए, अदरवाइज इट शुड बी कंटिन्यूड। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? सो दैट वाज द इजी सम दैट यू कैन सी। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसको 2 पार्ट में सॉल्व करेंगे हम। स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट बिफोर क्लोजिंग डाउन ऑफ डिवीजन सी। स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट बिफोर क्लोजिंग डाउन ऑफ डिवीजन सी। तो ए बी सी एक कॉलम डाल लीजिए टोटल का। ठीक है गाइस, चलिए सबसे पहले हम लेंगे सेल रुपीज में। ए की सेल 1,12,000, बी 56,000 और सी 84,000। टोटल कर लीजिए 1,12,000 प्लस 56 प्लस 84, इट कम्स इक्वल टू 2,52,000। ठीक है गाइस, अब हम इसमें से लेस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट। पहला डायरेक्ट मटेरियल, ए में 14,000, बी में 7,000 और डी में सी में 14,000। 28 और 7 35,000। देन डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर 5,600, 7,000 और 22,400। 50 30 again 35,000. Then we have direct expenses 14,000, 7,000 और 28,000। टोटल हो गया इसका 49,000। कम ऑन एवरीबॉडी। ठीक है भाई, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू व्हाट, कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन आ गया 78,400 पहले का, दूसरे का आएगा 35,000 और तीसरे का 19,600। गाइस क्लियर है ना? सेल में से हमने ये तीनों कॉस्ट माइनस कर दी। ठीक है भाई, टोटल कंट्रीब्यूशन हो जाता है 1,33,000। ठीक है जी, अब आप इसमें से लेस कर दीजिए फिक्स्ड कॉस्ट। तो गाइस हमें फिक्स कॉस्ट दे रखी है 28, 14, 28,
तो अगर हम इसको सम करें तीनों का 28 14 28, तो ये आ गई 70,000। तो व्हाट इज द प्रॉफिट वी हैव राइट नाउ? इक्वल टू 63,000। सो आप चेक कर सकते हैं, यानी अगर हम डिवीजन सी को कंटिन्यू करें तो हमें 63,000 का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब कंपनी ये सोच रही है कि हमें डिवीजन सी को बंद कर देना चाहिए। ठीक है भाई, तो अब हम क्या करेंगे, हम दोबारा से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाएंगे विदाउट सी और उससे प्रॉफिट निकालेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए सेकंड पार्ट। स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट आफ्टर क्लोजिंग डिवीजन सी। तो ए बी और ये टोटल। अब हम लेंगे सेल। चेक कर सकते हैं, ए की सेल 1,12,000, बी की सेल 56,000, सी अब है नहीं हमारे पास। टोटल हो गया 1,68,000। अगेन आप इसमें से लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, सेम डायरेक्ट मटेरियल। ए में कितना है जी? 14,000, बी में 7,000, टोटल आ गया 21,000। सिमिलरली डायरेक्ट लेबर, ए में 5,600, बी में 7,000, तो गाइस टोटल आ गया 12,600। देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ए में 14,000 और बी में 7,000, टोटल आ गया 21,000। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट अगेन इक्वल टू व्हाट? कंट्रीब्यूशन। तो ए का कंट्रीब्यूशन आएगा 78,400, कम ऑन। बी का 35,000। टोटल कंट्रीब्यूशन हो गया 1,13,400। अब आप इसमें से लेस कर देंगे टोटल फिक्स कॉस्ट। सावधान, क्वेश्चन ने बोला है कि इवन अगर हम सी क्लोज कर दें तो भी हमारी फिक्स कॉस्ट कम नहीं होगी, यानी फिक्स कॉस्ट जितनी पहले थी उतनी ही रहेगी। तो 70,000 वुड बी फिक्स कॉस्ट। नाउ वी आर लेफ्ट विद प्रॉफिट। 1,34,000 माइनस 70,000 इक्वल टू 43,400 रुपीज। 43,400 प्रॉफिट। ठीक है भाई, अब आप देख सकते हैं भाई, अगर हम डिवीजन सी को बंद कर दें तो हम प्रॉफिट कमा रहे हैं 43,400 का, और अगर हम कंटिन्यू करें तो हम प्रॉफिट कमा रहे हैं 63,000 का। हेंस डिवीजन सी शुड बी कंटिन्यूड। ठीक है जी, तो लिखिए एडवाइस। इट इज एडवाइज दैट डिवीजन सी शुड बी कंटिन्यूड as it decreases the profit। ठीक है, if we close down division C। फिर से सुनिए, it is advised that division C should be continued as it decreases the profit if division C is closed down। ठीक है गाइस, तो यहां पर ये क्वेश्चन यहां पर आकर हमारा खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। तो गाइस दैट वाज ऑल अबाउट मार्जिनल कॉस्टिंग। हमने हर वैरायटी का सम कवर अप कर लिया है। ठीक है जी, चलिए तो गाइस आई होप आपको मार्जिनल कॉस्टिंग समझ में आया होगा। तो गाइस कीप प्रैक्टिसिंग
और अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो होपफुली हम इसके अंदर बहुत अच्छे स्कोर करेंगे। चलिए गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे।